In this video, we will be doing chapter 10 of class 7 science. The name of the chapter is respiration in organism. तो respiration का मतलब होता है श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है जीवों में, उसको हम respiration बोलते हैं. One day, Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन जो बूझो था, बूझो एक लड़का है, वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी की जो कि 1 साल बाद उनके टाउन में आ रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहा था. ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप. और वो बहुत जल्दी में था क्योंकि वो चाहता था कि उनको वो बस स्टॉप पर ही रिसीव करे. ही रैन फास्ट एंड रीच्ड द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स. वो तेज़ी से भागा और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया. ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली. क्योंकि वो भाग के आया इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था. हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट. तो उसकी दादी ने उनसे पूछा कि वो सांस जल्दी जल्दी क्यों ले रहा था. ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और रैपिडली का मतलब तेज़ी से. बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे. तो बूझो ने उनको बताया कि वो दौड़ता हुआ आया इसलिए सांस जोर से ले रहा था, यानी उसकी सांस फूल रही थी. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. लेकिन बूझो के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरी सांस क्यों फूलती है. ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर. और वो सोचने लगा कि दौड़ने से इंसान जोर से सांस क्यों लेने लगता है, जल्दी जल्दी सांस क्यों लेने लगता है. ब्रीथ फास्टर का मतलब जल्दी सांस लेना. द आंसर टू बूझोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ. तो बूझो का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसमें है कि हम सांस क्यों लेते हैं. तो ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. सांस लेना जो है वो जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया है, यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, सांस को अंदर लेना फिर सांस को बाहर छोड़ना, उसका एक हिस्सा है. तो लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. तो अब हम रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे. वाई डू वी रेस्पायर. इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. तो चैप्टर 2 में आपने सीखा था कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, वो बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स जो जिनको हम सेल बोलते हैं यानी कोशिका बोलते हैं, वो उनसे बने हुए हैं. माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग होता है, माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग है कि वो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो दिख नहीं सकती आँखों से, जिसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है. अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो सेल है वो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट या फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, यानी किसी भी जीव की. स्ट्रक्चरल का मतलब है कि सारी जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है या किसी भी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पार्ट्स हैं, वो सब के सब सेल से बने हैं. तो सबसे छोटी जो इकाई है वो सेल है स्ट्रक्चर की. और फंक्शनल मतलब तो हर सेल अलग से काम करती है, उसमें अपनी एनर्जी होती है, वो अपने आप काम करती है, तो इसलिए वो फंक्शनल है. ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. तो जो सेल है, हर एक सेल जो बहुत छोटी इकाई है, हर एक सेल अपने आप अलग से काम करती है. कुछ काम करती हैं न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि हमारे को पोषक तत्व को ऑब्जर्व करने में मदद करती हैं. कुछ ट्रांसपोर्ट करती हैं खाने का या हवा का. कुछ हमको जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालने के लिए, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं. और कुछ रिप्रोडक्शन का काम करती हैं, यानी अपने जैसे और जीव बनाने का. जैसे अगर पौधे हैं तो पौधे अपने आप और प्लांट्स को तैयार करते हैं, ऐसे ही हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. तो उसको भी करने के लिए अलग तरह के सेल्स हैं. टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल्स नीड एनर्जी.
तो ऐसे फंक्शंस को, सभी फंक्शंस को करने के लिए जो हमने अभी आपको बताए, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इन सब फंक्शन को करने के लिए सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। चाहे हम सो रहे हों, खा रहे हों या पढ़ रहे हों, हमें एनर्जी चाहिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आप बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपको क्यों इंसिस्ट करते हैं? इंसिस्ट का मतलब होता है फोर्स करना, कि आप रेगुलर खाना खाएं। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब हम खाने को खाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी होती है, जो कि जब हम सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जब हम सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं तो उस दौरान वो एनर्जी हमको मिल जाती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसलिए सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीव जंतु जितने भी इस अर्थ पे हैं, वो सबको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो खाने से एनर्जी ले सकें। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर को ब्रीद इन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं नाक से या मुंह से। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। और आप ये जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम लेते तो एयर को अंदर इसलिए हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब हम सांस लेकर के सांस को ब्रीद आउट करते हैं, यानी सांस छोड़ते हैं, तो उसमें जो एयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है उसमें? उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल्स। तो जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो हम एयर लेते हैं, वो बॉडी के सभी हिस्सों में जाता है और अल्टीमेटली सारी सेल्स में भी जाता है। इन सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो जो खाना हमारी सेल्स में पहुंच जाता है, उस खाने को जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन उसको फूड को ब्रेक डाउन करती है ताकि इसके अंदर जो सेल को एनर्जी मिल सके। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो ये प्रोसेस है जिसमें कि हमारी सेल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी तोड़ते हैं, फूड को इस तरह से बदला जाता है ताकि वो हमें एनर्जी दे सके, इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे कुछ एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमंस हों, या बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हों, वो सब के सब में ये सेल्स के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। In the cell, the food that is glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज पहुंच जाता है, जो हम फूड भी कहते हैं जिसको हम, तो वो फूड को तोड़ा जाता है। ब्रोकन का मतलब तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। यानी जो फूड होता है ग्लूकोज, वहाँ एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदला जाता है। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. तो जब हम ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी एयर से जो रेस्पिरेशन हो रहा है, एयर से मिल करके जो रेस्पिरेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं
ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज करने के लिए। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, लेकिन फूड जो है वो ऑक्सीजन के बगैर भी वैसे ही ब्रेक डाउन हो सकता है जिससे हमें एनर्जी मिले। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको जब हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं और जब हम ग्लूकोज को या फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं यानी तोड़ते हैं ताकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले और एनर्जी मिले, तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हुआ है, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी। तो जब भी ये ग्लूकोज जो फूड होता है, जब हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो हमें एनर्जी देता है। तो इसकी ये इक्वेशन है जो यहाँ दे रखी है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। तो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में हमारी सेल्स में होता है, उसको जब ऑक्सीजन मिलती है तो वहाँ पर हमारी सेल में रिएक्शन होती है जिससे एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और हमारी सब सेल्स को एनर्जी मिलती है। और उसी एनर्जी से हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन वगैरह। तो यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म्स सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि बिना एयर के यानी एब्सेंस ऑफ एयर में भी यानी बिना एयर के सर्वाइव कर सकते हैं यानी जीवित रह सकते हैं। जैसे कि यीस्ट एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, वो भी बिना एयर के रह सकता है, जिंदा रह सकता है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, और उनको इसीलिए हम कहते हैं एनारोब्स, यानी वो बिना एयर के जिंदा रह सकते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उनको एनर्जी कैसे मिलती है? क्योंकि उनको एयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो उनको एनर्जी जो है फूड से एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन के बगैर हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी के लिए, तो वो उसमें से ग्लूकोज से हमको अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। और ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं एनारोबिक रिएक्शन, जिसमें कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी सिर्फ ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज से हमारी मतलब ये जो यीस्ट है या हमारी बॉडी में भी ये एक्शन होता है जिसमें कि ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, अल्कोहल में और एनर्जी में। अब हम यीस्ट देखते हैं कि क्या होता है। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो यीस्ट होता है ये हमने घरों में भी देखा होगा, जिससे कि ब्रेड बनती है या बेकरी के आइटम्स बनते हैं, उसमें यीस्ट डाला जाता है ताकि वो फूल सके। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। ये यीस्ट जो होते हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सिर्फ एक छोटी सी सेल से बने हुए होते हैं और ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, यानी कि इनको एयर की ज़रूरत नहीं है। ये इस प्रोसेस में जब वो फूड लेते हैं, फूड से अपने आप अल्कोहल बनाते हैं और दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो यीस्ट जो है ये बेकरी के अलावा वाइन और बियर बनाने के भी काम आते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल फूड को, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से और मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। तो जो हमारी मसल सेल्स होती हैं, जैसे हमारी लेग्स की मसल्स होती हैं, ये बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायर कर सकती हैं, यानी कि श्वसन क्रिया को पूरा कर सकती हैं और एनर्जी को सेल्स में दे सकती हैं।
बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब कभी भी हमारी बॉडी में टेम्परेरी डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की, जैसे कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं, तेज़ दौड़ते हैं या साइकिलिंग करते हैं या तेज़ वॉक करते हैं थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है उस समय जब हम वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, चाहे रनिंग है, चाहे साइकिलिंग है, चाहे हैवी वेट लिफ्टिंग या एक्सरसाइजेज हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, क्योंकि हमारी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है जितनी हमें चाहिए होती है, तो हमारी बॉडी की मसल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन के बगैर ही हमारी जो सेल्स में जो फूड है, ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। और जो हमारी बॉडी की डिमांड है एनर्जी की उस समय जब हम वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग या साइकिलिंग या वेट लिफ्टिंग या हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बिना ऑक्सीजन के भी हमारी बॉडी मसल्स जो हैं वो ग्लूकोज को एनर्जी में और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। लेकिन जो ये लैक्टिक एसिड होता है, जब हमारी बॉडी में मसल्स में लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है, तो जब हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है तो हमारे मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्रैम्प्स। ये देखिए, जो ये दिखा रखा है कि ये रनर दौड़ रहे हैं और ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स में रेस्पायर एनारोबिकली, यानी फिगर 10.1 में लिखा है कि एक्सरसाइज करते समय कुछ मसल्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन के बगैर ही वो श्वसन क्रिया को पूरा करती हैं और हमें एनर्जी, हमारी सेल्स को एनर्जी देती हैं ताकि हम उस एक्टिविटी को अच्छे से कर सकें। तो यही लिखा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइजेस। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे को मसल में क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं, यानी हमारी मसल्स में दर्द हो जाता है। कई बार जब हम ज़्यादा तेज़ दौड़ लेते हैं तो उसके बाद हमारी जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। और क्रैम्प्स क्या होते हैं, यानी दर्द होता है मसल्स में। तो द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। जो क्रैम्प्स आते हैं वो किस लिए आते हैं, जब हमारी मसल सेल्स ने ज़्यादा एक्टिविटी की होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है, यानी बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन होता है मसल्स की सेल्स में, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो लैक्टिक एसिड जो है हमारी मसल्स में, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। तो जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी मसल्स के अंदर, उसकी वजह, यानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से हमारे मसल में क्रैम्प्स आते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। तो जब हम एक नहा लेते हैं गर्म पानी से या मसाज करते हैं अपनी मसल्स की, तो हमें आराम मिलता है। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो। क्या आप गेस कर सकते हो कि क्यों ऐसा होता है कि हम जब नहा लेते हैं या गर्म पानी से या फिर मसाज करते हैं तो हमारा क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो हॉट वाटर बाथ होता है या मसाज होती है, यानी मालिश होती है, उससे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की मसल्स में जो सेल हैं उनमें ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंच जाती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच जाती है तो वो जो लैक्टिक एसिड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी वो कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होकर वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो जब ये हो जाता है तो लैक्टिक एसिड जैसे ही हमारी बॉडी मसल्स में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो हमारी मसल्स को आराम मिल जाता है, यानी रिलीफ मिल जाता है। अब नेक्स्ट है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में सबसे पहले एक है एक्टिविटी 10.1।
कॉशन, इसमें एक सावधानी रखनी है, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, यानी इस एक्टिविटी को अपने टीचर के सुपरविजन में ही करें, यानी टीचर जब प्रेजेंट हो तभी करें। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। तो आपके जो नाक हैं, नाक नॉस्ट्रिल जो है, नाक के जो छेद हैं, उन दोनों को छेदों को बंद कर दीजिए अपने फिंगर से, और अपने माउथ को भी टाइटली बंद कर लीजिए, यानी मुंह को भी टाइटली बंद कर लीजिए, और फिर घड़ी देखिए। What did you feel after some time? और कुछ देर के बाद आपको क्या महसूस होता है, आप कितनी देर तक अपना सांस रोक के रख सकते हैं, यानी दोनों को, नॉस्ट्रिल्स को और मुंह को बंद करके रख सकते हैं कितनी देर तक, वो आपने टाइम नोट करना है। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ, यानी अपनी सांस को कितनी देर तक आप रोक सकते हैं। ये फिगर 10.2 में दिखा रखा है, हम इस फिगर को देख लेते हैं। ये फिगर 10.2 है, जिसमें एक ये लड़की है जो कि अपने मुंह को और नॉस्ट्रिल्स को, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद किए हुए है, और ये अपनी ब्रेथ को होल्ड कर रही है। तो अब ये जो आप लोग हैं, आप कितनी देर तक अपने ब्रेथ को रोक सकते हैं, ये आप वॉच में देख लीजिए। सो नाउ यू कैन नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो जब आप थोड़ी देर तक अपना सांस रोक के रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ज़्यादा देर तक अपने सांस को नहीं रोक सकते हैं। लगभग 1 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा कोई अपने सांस को रोक सकता है, बल्कि उससे भी कम होता है। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जो ये ब्रीदिंग इन है, ब्रीदिंग मीन्स होता है, जो सांस लेना मतलब होता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ें, जिसमें कि जो हवा हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाए, और जो हम हवा छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। और ये हम कैसे करते हैं, ये हम करते हैं अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से। और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारा नोज़ हो गया या माउथ हो गया, और हमारे लंग्स हो गए। The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. तो जब हम एयर को अपनी बॉडी में अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो हम उसको बोलते हैं इनहेलेशन, इनहेल करना। और जब हम एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, जो कि यानी कि जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, यानी एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। हम ऑक्सीजन रिच एयर को, यानी जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बाहर कर देते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम एयर बाहर छोड़ते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स जब ऑक्सीजन लेकर के ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी बनाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी जो है एक्सहेल कर देती है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है ये चलते रहता है प्रोसेस जो है, और ये एक जो ऑर्गेनिज्म है, यानी एक जो कोई भी जीव है, चाहे वो इंसान है, चाहे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनकी लाइफ में ये ऐसी एक्टिविटी चलती रहती है जिसमें कि या तो वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और फिर जो लेते हैं उससे उल्टा बाहर छोड़ देते हैं। The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. तो जो जब कोई आदमी सांस लेता है तो 1 मिनट में जितनी बार वो सांस लेता है उसको हम ब्रीदिंग रेट कह देते हैं।
जितनी बार 1 मिनट में ये सांस लेता है और छोड़ता है उसको हम ब्रीदिंग रेट कह देते हैं। तो एक इन्हेलेशन यानी एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस बाहर छोड़ने को हम एक पूरा ब्रीदिंग कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली। तो जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन की क्रिया होती है, उसमें इन्हेलेशन यानी सांस अंदर लेना और एक्सेलेशन यानी सांस बाहर छोड़ना अल्टरनेटिवली चलता रहता है कि एक बार हम सांस अंदर लेते हैं, एक बार सांस बाहर छोड़ते हैं। अ ब्रेथ मीन्स 1 इन्हेलेशन प्लस 1 एक्सेलेशन। और एक सांस का मतलब है एक बार सांस को अंदर लेना और एक बार बाहर छोड़ना। वो यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। तो क्या आप अपना ब्रीदिंग रेट जानना चाहोगे? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। तो क्या आप ये जानना चाहोगे कि क्या ये ब्रीदिंग रेट ऐसे ही कंटिन्यूस रहता है या चेंज हो जाता है हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से? तो ये हम अब इस नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे 10.2 में कि ब्रीदिंग रेट हमारी एक्टिविटी के हिसाब से जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बढ़ जाता है। जैसे कि बूझो का ब्रीदिंग रेट बढ़ गया था जब वो अपने दादा दादी को लेने के लिए बस स्टॉप पे दौड़ के गया था। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 10.2। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। तो क्योंकि ये ब्रीदिंग हमारे यहाँ अपने आप चलती रहती है हमारी बॉडी में, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। However, if you try, you can count your rate of breathing. लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना रेट ऑफ ब्रीदिंग यानी ब्रीदिंग कितनी बार कर रहे हैं 1 मिनट में वो आप काउंट कर सकते हैं। ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली। आप सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें नॉर्मल तरीके से जैसे आप करते हैं। और फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन अ मिनट। और फिर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने कितनी बारी सांस अंदर लिया और बाहर लिया 1 मिनट में। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सेल्ड। तो क्या आपने जितनी बारी इनहेल किया उतनी ही बारी एक्सेल किया या उसमें कुछ फ़र्क था? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट। और अब आप अपना ब्रीदिंग का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होता है नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जितनी बार आपने सांस लिया है और सांस छोड़ा है उसको काउंट करते हैं। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। तो आफ्टर ब्रिस्क वॉक करें, तेज चलें या दौड़ें, तो उसके बाद में जब आप अपना ब्रीदिंग रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग अलग आ सकता है। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। तो आपने जब एक बार दौड़ा है या तेज वॉक किया है और उसके बाद में जब आप रेस्ट में हैं, उन दोनों या तीनों टाइम पर आप इसको ब्रीदिंग रेट को कैलकुलेट करें और अपनी फाइंडिंग्स को एक टेबल में लिखें और कंपेयर करें कि आपका ब्रीदिंग रेट अलग अलग कंडीशंस में अलग था या एक था। और अपने फ्रेंड्स का भी ऐसे ही ब्रीदिंग रेट कैलकुलेट करें। तो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट व्हेनेवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही और शी ब्रीथ्स फास्टर। तो ये जो हमने ऊपर एक्टिविटी की है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा जल्दी सांस लेनी पड़ती है ताकि हमारी सेल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सके, ताकि हमारी बॉडी को उस जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको हम आसानी से कर सकें। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स, जिसकी वजह से जब हम तेज़ सांस लेते हैं तो हमारी जो सेल्स हैं उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड। जब हमारी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो जो ग्लूकोज या फूड जो होता है उसको ब्रेक डाउन करना का जो प्रोसेस होता है वो तेज़ हो जाता है और हमारी जो बॉडी है उसको, हमारी सेल्स को जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? तो इससे हमें पता चलता है कि हमको
फिज़िकल एक्टिविटी करने के बाद यानी कि मेहनत का काम करने के बाद भूख क्यों लगती है। इससे पहले हमने ये टेबल देखना है। ये टेबल 10.1 में चेंजेस इन ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो ये एक टेबल है जो हमें एक्टिविटी 10.2 में करने को बोला गया है और उसको इसमें लिखना है ब्रीदिंग रेट को, कि आपके क्लासमेट का नाम यहाँ लिखना है, जो भी क्लासमेट है या आप हैं। नॉर्मली ब्रीदिंग रेट क्या है आपका जब आप बैठे हुए हैं, नॉर्मल जो है। उसके बाद में जब आप 10 मिनट तक तेज़ चलते हैं, ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेज़ चलना, तो ब्रिस्क वॉक जब आप करते हैं तो 10 मिनट तक, उसके बाद में आपका ब्रीदिंग का रेट क्या है यहाँ लिखना है आपने। उसके बाद जब आप 100 मीटर बहुत तेज़ दौड़ते हैं आफ्टर रनिंग, तो आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो यहाँ लिखना है। और फिर जब आप थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रेस्ट में होते हैं, तो जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो यहाँ लिखना है। ऐसे ही आपने 4 या 5 क्लासमेट्स का, सभी का ये टेस्ट करना है ब्रीदिंग रेट का, और फिर उसको कंपेयर करना है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ जाता है। जब हम लोग ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, जैसे ये रनिंग करेंगे, तो हमारा ब्रीदिंग रेट यहाँ पर सभी का थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आएगा, और जब हम वॉक करेंगे तो उससे थोड़ा सा कम आएगा, और जब नॉर्मल बैठे होंगे तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, जो जनरली 15 to 18 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। अब ये क्या है, ये जो बॉक्स में दिया है, ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। तो जो नॉर्मली एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, यानी कि बड़े लोग जो भी होते हैं 18 ईयर्स एंड अबव, उनका जो ब्रीदिंग का रेट है वो है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स वो ब्रीदिंग करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या हम रनिंग करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 25 टाइम्स पर मिनट तक जा सकता है। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ तेज ही ब्रीदिंग नहीं करते, बल्कि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग का मतलब हम ज़्यादा एयर को अंदर लेते हैं, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करके फूड को, ग्लूकोज को से जो एनर्जी ले सकते हैं, और हमारी बॉडी को उस टाइम पर सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? जब आप थोड़ा ड्राउजी महसूस करते हो, यानी कि जब आप थोड़ा सोने वाला महसूस करते हो, तो क्या आपका ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है? क्या आपकी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिलती है उस समय? इस एक्टिविटी को हम 10.3 जो एक्टिविटी है इससे करके देखेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि कब हमारी बॉडी का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है और कब कम होता है। तो ये जो दिखा रखा है, ये दिखा रखा है फिगर 10.3 में, जो वेरियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोग ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। जैसे कि ये लेडी हैं, ये कपड़े धो रही हैं, ये बॉय है, ये सो रहा है, ये अंकल वॉक कर रहे हैं, ये बेबी जो है ये खेल रही है, ये लड़का जो है पढ़ रहा है, और ये मजदूर है सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, काम कर रहा है। तो ये जो फिगर दिया हुआ है, वेरिएशन इन द ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो ये बता रहा है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग जो ब्रीदिंग रेट होगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा इसका, क्योंकि ये दौड़ रही है, खेल रही है। फिर ये अंकल वॉक कर रहे हैं, इनका भी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा। ऐसे ही ये जो मजदूर हैं, इनका भी ब्रीदिंग रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसे ही आंटी काम कर रही हैं तो ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा। फिर जब ये लड़का बैठा है तो इसका रेट थोड़ा सा कम होगा ब्रीदिंग रेट, और उसके बाद में ये जो सो रहा है उसका ब्रीदिंग रेट बिल्कुल नॉर्मल होगा, रेस्ट की पोजीशन में है, तो इसलिए रेस्ट का जो उसका ब्रीदिंग रेट होगा वो होगा। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड विच विल बी द फास्टेस्ट? तो फास्टेस्ट होगा, ये बेबी खेल रही है अंकल का होगा, ये दोनों क्योंकि चल रहे हैं,
और जो स्लोएस्ट होगा वो ये सोते हुए लड़के का होगा। Assign number of the picture numbers to the pictures in order of increasing rate of breathing according to your experience। तो जब आपने ये फ़ोटोज़ देख लिए हैं तो आपने भी ये सब एक्टिविटीज़ करते रहे हैं, आप इन पिक्चर्स को एक्टिविटी के हिसाब से कि ब्रीदिंग किस में ज़्यादा है किस में कम है नंबर दें। जैसे कि सबसे कम रिक्वायरमेंट है इसमें 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5 अंकल का, और ये 6 ये गर्ल का। आगे हम पढ़ते हैं हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम ये सीखेंगे कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग होती कैसे है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स। हम नॉर्मल सामान्यतः अपना जो एयर को लेते हैं, हम सामान्यतः जो एयर को लेते हैं वो हमारे नाक से लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, नॉस्ट्रिल से। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity। तो जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो वो हमारी नॉस्ट्रिल से होते हुए हमारी नेज़ल कैविटी में जाता है। नेज़ल कैविटी मतलब जो नाक के अंदर जो खाली जगह है वहाँ से होता हुआ हमारी नेज़ल कैविटी से हमारे लंग्स में पहुँच जाता है। तो जो ये हमारे लंग्स हैं उनमें जाएगा थ्रू आवर विंड पाइप। जो हमारा विंड पाइप है जो हमारा नाक से गले से होता हुआ लंग्स तक जा रहा है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। तो हमारी बॉडी की हमारी जो चेस्ट है उसके अंदर जो खाली जगह है उसमें हमारे लंग्स हैं। चेस्ट कैविटी बोलते हैं जो हमारी चेस्ट के अंदर जो हड्डियों के बीच में एक खाली जगह है। दिस एक्टिविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। जो ये कैविटी है, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। तो जो ये कैविटी है हमारी चेस्ट कैविटी वो हमारे रिब्स के अंदर है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो एक बहुत बड़ी मस्कुलर शीट की तरह है, मसल्स की शीट है जो कि जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम हमारी चेस्ट कैविटी का सबसे नीचे का हिस्सा है, यानी फ्लोर है, यानी उसका बॉटम है। तो आइए हम ये फिगर 10.4 देख लेते हैं, इससे हमको समझ आ जाएगा कि ये चेस्ट कैविटी क्या है। अगर हम ये देखें, ये फिगर अगर हम देखें तो इस फिगर में हमें ये नेसल पैसेज है जहाँ से हम सांस लेते हैं नाक से, और ये नेसल कैविटी है। और फिर नेसल कैविटी से ये जो है एयर जो है ये होती हुई हमारी विंड पाइप से होती हुई, ये हमारा विंड पाइप है, और विंड पाइप से होती हुई ये सीधा अंदर हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। और ये हैं रिब्स। तो ये रिब्स जो हैं ये दोनों तरफ होते हैं, ये इस तरफ भी होते हैं, लेकिन ये लंग्स आपको दिखाना है कि लंग्स कैसे होते हैं अंदर से, इसलिए एक ही साइड पर इन्होंने रिब्स बना रखी है। ये रिब्स हैं जो कि हमारी बॉडी में दोनों साइड पर होती हैं, इस तरफ भी होती हैं और इस तरफ भी होती हैं। तो ये ढांचा पूरा ऐसे होता है। और ये पूरी रिब्स के अंदर में ये दोनों हमारे लंग्स जो हैं ये इसके अंदर में रहते हैं। और ये डायाफ्राम है जो सबसे नीचे होता है, रिब्स के भी नीचे, लंग्स के भी नीचे। ये चेस्ट कैविटी का बॉटम है जहाँ पर ये डायाफ्राम बना हुआ है। तो हमने देख लिया कि ये हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, ये रिब्स हैं, ये जो ये बनी हुई हैं ये बोन्स हैं जो, और ये नेसल पैसेज है जहाँ से हम सांस लेते हैं, और ये नेसल कैविटी होते हुए ये विंड पाइप के थ्रू सांस हम लंग्स में चला जाता है। और इसमें ये दो चीज़ें और हैं, एक ट्रैकिया और फेरिंक्स। ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि ये क्या होता है। और ये ओरल कैविटी भी।
ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें डायफ्राम और जो हमारा रिब केज है वो दोनों मूव करते हैं, यानी हिलते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी जो है रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं, और ऐसे ही हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है ताकि हमारा लंग्स में जगह बढ़ जाए। ये आप देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। इसमें इनहेल करते हैं तो जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ आ गया है, आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं कि डायफ्राम नीचे की तरफ आ गया और रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है। रिब्स मूव आउट, तो रिब्स बाहर की तरफ आती हैं ताकि हमारे लंग्स को ऑक्सीजन ज़्यादा ले सके और फूल सके जब हम इनहेल करते हैं। और ऐसे ही जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो वापस चला जाता है। जैसे इसमें तो इस वाली फिगर में डायफ्राम नीचे आ गया था जब हम इनहेल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं यानी हवा को बाहर छोड़ते हैं सांस को, तो उस समय डायफ्राम ऊपर चला जाता है और रिब्स भी वापस आ जाती हैं ताकि हमारे जो पूरा बॉडी पोस्चर है वो सिकुड़ जाए, हल्का सा रिब्स सिकुड़ जाती हैं ताकि हमारी लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर फेंक सके। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। तो जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ आती हैं और बाहर की तरफ आ जाती हैं और डायफ्राम भी नीचे चला जाता है ताकि हमारी चेस्ट कैविटी में ज़्यादा स्पेस आ सके और ज़्यादा एयर हमारे लंग्स को मिल सके। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, और हमारे लंग्स जो हैं उनमें हवा अच्छे से भर जाती है। ड्यूरिंग एक्सेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स। तो हमने जैसे आपको फिगर में दिखाया था डायग्राम में, जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिब्स नीचे चली जाती हैं और अंदर की तरफ हो जाती हैं और डायफ्राम जो है वो मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, और डायफ्राम भी ऊपर हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ छोटा हो सके हमारी चेस्ट कैविटी का, और जो ज़्यादा से ज़्यादा एयर है वो हमारी लंग से बाहर जा सके क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है। These movements in our body can be felt easily। तो ये जो मूवमेंट हमारी बॉडी करती है ये हम आराम से देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। तो जब आप एक ज़ोर से अंदर गहरी सांस लेंगे और अपने जो एब्डोमेन है, जो हमारा पेट का हिस्सा होता है, उस पर अपनी हथेली को रखेंगे तो आपको ये मूवमेंट फील होगा अपने एब्डोमेन में कि जो डायफ्राम है वो नीचे आ गया है जब हम इनहेल कर रहे हैं, और चेस्ट कैविटी जो है यानी रिब्स जो है वो फैल गई हैं और ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आ गए हैं। आफ्टर हैविंग लर्नड that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in chest expansion competition। तो जब बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि हमारी ब्रीदिंग करते समय हमारी चेस्ट कैविटी का साइज़ चेंज होता है, तो बच्चे आपस में चेस्ट एक्सपेंशन का कंपटीशन भी करते हैं, यानी अब चेस्ट को फुलाते हैं, सांस को गहरी सांस को अंदर लेते हैं जिससे चेस्ट फूल जाती है। Everyone was boasting that he could expand it the maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? तो सब बच्चे सोचते हैं कि वो ज़्यादा फुला सकते हैं, तो आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जो चेस्ट एक्सपेंशन का कंपटीशन भी कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ अपने स्कूल में। तो अभी तक हमने जो ब्रीदिंग कैसे होती है ये सीख लिया है और उसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं वो हमने सीख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटी 10.4 जिसमें कि हम डीप ब्रीदिंग करेंगे।